अस्सलाम वालेकुम। तो यार वी हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स कि आप एफएससी एग्ज़ाम पर भी वीडियो बनाएं और एमडी कैट पर भी, ठीक है, जूनियर्स की तरफ से। तो हमने डिसाइड किया कि हम दो वीडियोस बनाएंगे, एक स्पेसिफ़िकली एचएसएससी एग्ज़ाम के लिए और एक स्पेसिफ़िकली एमडी कैट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये वीडियो बेसिकली एचएसएससी एग्ज़ाम के लिए कि आपने उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो भी बातें बना रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ 100% रिलेट करेंगे, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ तो आपने 100% बस उसी को फॉलो करना है। नहीं, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, एक अपना तरीका होता है पढ़ने का, सही है। तो आपने अपने जो आपका स्टाइल ना उसको एडजस्ट करना है थोड़ा सा। जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये मेरे वीक स्पॉट्स हैं, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, यहाँ पर मुझे चेंज करना चाहिए, तो वहाँ पर आप चेंजेस लाएँ, ठीक है। बाकी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये असल में मेरे साथ खुद हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने बेसिकली फेडरल बोर्ड से पढ़ा था मैट्रिक, ठीक है, और मैं उसके बाद मैंने एडमिशन लिया इस्लामिया कॉलेज पेशावर में, ठीक है। अब मैं एचएसएससी का क्यों आपको बता रहा हूँ, तो मेरी इस्लामिया कॉलेज में, ठीक है, 3rd पोजीशन थी और बोर्ड में मेरे ख्याल से 7th या 8th, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एचएसएससी के बारे में दूसरे स्टूडेंट से भी पूछा है जो हमारे दूसरे टॉपर्स हैं बोर्ड के। तो उसके बाद ये जो बातें बता रहा हूँ ये मैं आपको सबसे पूछ कर बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने क्या क्या किया और हम थे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई पहली बार जब हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, खैर है। तो स्पेसिफिकली जूनियर्स के लिए है। सबसे पहली बार जो है कि आपने बुक्स को पढ़ना किस तरह है और कौन से गाइड्स यूज़ करने, ये पहला तरीका है। और जो दूसरी बात है वो है कि आपने पेपर्स में प्रेजेंटेशन किस तरह रखनी है। अच्छा, बोर्ड्स का मैं पहले क्लियर कर दूँ। हमारे पास फेडरल बोर्ड, पेशावर बोर्ड, मर्दान बोर्ड, स्वात बोर्ड, एबटाबाद बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से, मतलब मार्किंग सिस्टम भी इनका अलग होता है। और चेकिंग आप कह सकते हैं ना कि टीचर्स पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह के टीचर्स आपको मिल गए। पर आपने अपने पेपर्स इस तरह से करने कि उनको इतना मौका आप ना दो कि भाई वो आपके ज़्यादा मार्क्स काटें, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ तो फेडरल बोर्ड में कंपैरेटिवली आपके मार्क्स मैट्रिक में ज़्यादा आते हैं, और जो आपके दूसरे बोर्ड्स होते हैं पेशावर बोर्ड, मर्दान बोर्ड, इसमें कम आते हैं। क्यों? और दूसरी बात ये कि आपकी जो फेडरल बोर्ड में आपकी पेपर अटेम्पटेशन है वो कंपैरेटिवली ये पेशावर बोर्ड और इनसे थोड़ी सी लो होती है। मैं खुद फेडरल बोर्ड से पढ़ा हूँ तो मुझे डिफरेंस पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसलिए आपने अगर एक अच्छे कॉलेज में आप आ रहे हो तो आपने सिर्फ इस बेस पर कि मेरे मैट्रिक में मार्क्स अच्छे हैं तो मेरे एफएससी में मार्क्स अच्छे आएंगे, ये सोच आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। मैट्रिक में सब के आते हैं, असल शुगल एफएससी में लगता है, ठीक है। तो अगर आप इस बेस पर अपने आप को जज कर रहे हो कि भाई मैंने मैट्रिक में 1080 लिया, मैंने 1090 मार्क्स लिए हैं, तो बस मैं एफएससी का भी टॉपर हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर 980 का स्टूडेंट बैठा होगा आपके साथ और वो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेगा, इनफैक्ट वो कॉलेज टॉप कर लेगा, सही है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले आपने अपने आप से निकालनी है कि भाई मैं ओवर कॉन्फिडेंट, या ये चीज़ें निकाल लो। सबसे पहली बात ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से निकालो कि मैं फेडरल में, मैं मैट्रिक में अच्छा स्टूडेंट था तो आई एम गोना स्कोर गुड इन एफएससी एज वेल, नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरी बात कि अगर आप कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स के साथ क्लास में हो और वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपने नर्वस नहीं होना कि बस भाई ये लोग ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। आपने अपना नेचुरल स्टाइल मेंटेन रखना है। हाँ, आपने इंप्रूवमेंट करनी है, आपने वीक स्पॉट्स को ऑब्जर्व करना है और आपने फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, सही है, पहली बात। अच्छा, अब सीधा आते हैं। मैं जब इस्लामिया कॉलेज में आया तो हमारे क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें एटलीस्ट 55 स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपर्स होते हैं। तो दे मेक यू फील लाइक, मतलब यार आप ना पूरे स्कूल के सबसे मतलब लो या नालायक किस्म के स्टूडेंट, वो नहीं, मतलब आपको खुद ऐसा फील होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर बहुत क्विकली टीचर को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जबकि जब आप स्कूल से पढ़ के आते हो ना तो वहाँ पर क्लास में 2-3 ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी डल होते हैं पढ़ाई में, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, तो थोड़े से आप नर्वस हो जाते हो स्टार्ट में, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, सही है। आपने अपने दोस्तों से पूछना वगैरह है कि यार तुम पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करते थे, और ये चीज़ें खुद अपने साथ ऑब्जर्व करनी कि भाई ये लोग इस तरह करते थे, मर्दान बोर्ड वाले इस तरह, पंजाब एबटाबाद वाले इस तरह, पेशावर वाले इस तरह, तो ये चीज़ें अपने साथ नोट करनी है, फिर उसको ना मिक्स करके एक अच्छा अपना फॉर्मेट बनाना। मैंने जो बनाया था वो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। पहली बात यह है कि आपने पढ़ना किस तरह है, सही है। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात फर्स्ट ईयर में होते हैं। इस्लामियात और का जो मैं बता रहा हूँ वो पाक स्टडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप फिर सेकंड ईयर में, तो इम्प्रूवर्स के लिए और फ्रेशनर्स के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा था मेनली बुक्स है, मैंने प्रॉपरली बुक्स यूज़ किए, गाइड्स वगैरह से मैंने याद नहीं किया।
अच्छा, गाइड्स मैंने यूज़ किए हैं किस चीज़ के लिए? शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फ़िज़िक्स में अगर आप आएँ सबसे पहले, फ़िज़िक्स में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो तकरीबन 90% आपके पीछे से आते हैं, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो अगर 90% वहाँ से आते हैं तो ज़रूरी है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस आएँ, तो उसके लिए आप जीनियस गाइड यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखें कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस उसको समझ लें बस। बाकी आपने खुद अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को, और वो कॉन्सेप्ट कौन से टॉपिक से लिया गया है उसको पीछे जाके बुक से रिलेट करो। तो वो टॉपिक भी प्रॉपरली आपने आंसर में लिखना है, वो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करना है, और आंसर आपने अच्छी तरह से एक्सटेंड कर देना है। फिजिक्स में इस तरह, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में हमने यूनिक गाइड यूज़ किया है। मैंने याद सब कुछ बुक से किया है, सब कुछ लिख का मैंने बुक से है। गाइड मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है? गाइड पीछे MCQs हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या इस तरह बाकी और क्वेश्चंस हो गए ना, पीछे हमारे जो एक्सरसाइज में होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, तो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए कि वो ईजिली अटैम्प्ट हो जाए, तो उनके लिए हम गाइड यूज़ करते थे, ठीक है? इग्नोर माई उर्दू। तो फ़िज़िक्स के लिए जीनियस, और बायो और केमिस्ट्री के लिए हम यूनिक गाइड यूज़ करते थे। अब बायो और केमिस्ट्री में इस तरह है कि आपको हेडिंग्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, तो हेडिंग्स आप यूनिक गाइड से इजीली देख सकते हैं, सही है? लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वही हेडिंग्स अप्लाई करें। बहुत मुश्किल से कोई टॉपिक होता है जिसमें आपको हेडिंग्स बनाना नहीं आती एक टॉपिक में, सही है? तो वो फिर आप यूनिक गाइड से देख सकते हैं। बाकी इट्स ईजी, अगर आपको एक पैराग्राफ मिल गया है तो आप इजीली उसमें से हेडिंग्स बना सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में मुझे रट्टा मारना बिल्कुल नहीं आता, सही है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रट्टा मारना। सो आई यूज़ टू गो फॉर रीडिंग द टॉपिक अगेन एंड अगेन, सही है? बायोलॉजी में मैं बार बार रीड करता टॉपिक कि ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में बस बैठ जाएं, सही है? केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट्स होता है, वो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आप इजीली लिख सकते हो उस पर कुछ भी। लेकिन ज़रूरी है कि आप बुक को दोबारा बार बार रीड करो कि बुक के पॉइंट्स भी आपके दिमाग में आ जाएँ, सही है? और इस तरह फिजिक्स का भी आप बार बार रीड करो। अगर आप रट्टा मार सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सही है? मैं नहीं मार सकता था तो मेरे लिए मुश्किल था, तो आई यूज़ टू गो फॉर रीडिंग। और अच्छा, अगर आप रट्टा नहीं मारोगे ना तो आपकी ये खुद लिखने की जो एबिलिटी होती है ना वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। आप ट्राई करते हो कि यार अगर मैं बुक के वर्ड्स नहीं लिख सकता सो आई शुड गो फॉर माय ओन वर्ड्स। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है अपने वर्ड्स में लिखना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आपको बुक के वर्ड्स याद करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा, अब सीधा आते हैं कि इनका तो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की, किस तरह से बेसिकली आपने प्रिपेयर करना है HSSC के लिए। अच्छा, आपने कोर्स एटलीस्ट 3 दफ़ा करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर आपके जो FSC का एग्ज़ाम होता है ना उसमें छुट्टियां अक्सर एक पेपर के लिए ज़्यादा हो जाती हैं, दूसरे के लिए कम हो जाती हैं। हमारे बायोलॉजी के पेपर के लिए 2 छुट्टियाँ थी, सही है? तो फिर आखिर में ऐसा हुआ है कि 2 चैप्टर मैंने पूरे चॉइस पर छोड़ दिए थे, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको फिर कवर करूँ, ठीक है? पर आप ऐसा ना करें, सही है? ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं चैप्टर से फिर क्वेश्चन ना आए, अगर आ गए तो आपके मार्क्स चले गए, ठीक है? ख़राब हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप बार बार रीड करोगे और बुक पर ही जाओगे ना तो आपसे MCQ में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझसे पूरे एग्ज़ाम में सिर्फ एक MCQ गलत हुआ है HSSC का जो हमारा एग्ज़ाम। ये MCQs आपके तब गलत नहीं होते ना जब आप अपने बुक से रीड करो। अगर आप गाइड्स के पीछे जाओगे तो उसमें बुक्स को वो वर्ड्स को वो चेंज कर देते हैं, इसलिए आपको MCQs में प्रॉब्लम होगी। तो आप अपने बुक्स के पीछे जाएं, सही है? गाइड्स वगैरह को आप तभी यूज़ करें अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी उससे याद नहीं करना, उसका सिर्फ आइडिया लेना है। अगर आपको MCQs वगैरह देखना है तो वो, ठीक है? अच्छा, इस तरह इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात। अच्छा, इंग्लिश और उर्दू के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने उर्दू के लिए इनायत उर्दू गाइड यूज़ किया है, और इंग्लिश के लिए मेरे ख्याल से लकी गाइड नाम है, सही है? पर इनसे मैंने याद कुछ भी नहीं किया। जिस तरह मैंने कहा ना शॉर्ट क्वेश्चन का आइडिया, इस तरह मैं इनसे सिर्फ आइडिया लेता था। उर्दू और इंग्लिश के मैं चैप्टर्स किस तरह कवर करता था, एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स मैंने चैप्टर्स रीड करना था। फिर मैं पीछे जाता था, एक्सरसाइज देखता था कि यार मैंने ये चैप्टर रीड किया है तो इसमें से मैंने क्या सीखा, वो क्वेश्चंस में आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं जो पीछे थे। तो वो मुझे आंसर्स आते थे। 7 to 8 टाइम्स अगर आप रीड कर लो काफ़ी अच्छी तरह से आपको आंसर्स आ जाएंगे, सही है? फिर मैं गाइड से देख लेता कि ये आंसर्स गाइड में किस तरह से लिखे हैं, तो उनको रिलेट करके मैं एक अपना आंसर बना लेता था, सही है? तो वो इंग्लिश और उर्दू मेरे इस तरह हो गए, ठीक। इस्लामियात में इस तरह है कि उसको मैं बार बार रीड करता था पर उसमें हेडिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैं हेडिंग्स के पहले वर्ड को लेके उससे एक अच्छा सा वर्ड बना लेता था और वो उस टॉपिक के ऊपर लिख देता था, ठीक है? तो इस तरह जब भी मैं वो टॉपिक रीड करता तो उसका ऊपर जो मैंने एक कोड वर्ड बनाया होता था वो मैं याद कर लेता, उस कोड वर्ड से फिर मुझे उस टॉपिक के सब हेडिंग्स याद हो जाते। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामियात को पूरा याद करो, मैंने बिल्कुल भी याद नहीं किया। आई यूज़ टू रीड इट अगेन एंड अगेन। इस्लामियात में वही चीज़ें होती हैं जो आपने अभी तक सीखी है, सही है? इस्लामियात मेरे ख्याल से सबको अच्छी तरह से याद है। कुछ छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी तो आपको थोड़ी सी याद करनी होंगी, बस ख़त्म। बाकी
आपने ईजिली, अगर आपको हेडिंग आती है तो आप उस पर ईजिली लिख सकते हो, सही है ये। अच्छा, अब आते हैं अटेम्पटेशन पर कि आपने एफएससी के एग्ज़ाम के लिए पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है। तो ये सबसे प्रॉपर, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो अटेम्पटेशन है आपकी, सही है। और ऐसा होगा कि आपने 10 बार कोर्स कर लिया होगा और एक बंदे ने 2 बार कर लिया होगा, बट ही वुड स्कोर मोर देन यू। वाई? क्योंकि उसका अटेम्पटेशन आपसे बहुत अच्छा होगा। तो अटेम्पटेशन के लिए पहला जो मैं आपको बोल दूँ कि आप बाइसेप के पेज पर जाएँ। उन्होंने HSSC के पेपर्स भी अपलोड किए, उन्होंने SSC के भी अपलोड किए। HSSC में मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उन्होंने दोबारा डिलीट कर दिए, पर SSC के पेपर्स वो पढ़ें। तो HSSC और SSC दोनों के पेपर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं है। आप SSC के पेपर्स देख लेना मैट्रिक वाले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने पेपर्स अटैम्प्ट किस तरह से करना है, ईजिली आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि आपको अगर साइंस सब्जेक्ट्स है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर मेरी एडवाइस लोगे ना, आप 500 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो एटलीस्ट 3 साइड्स फॉर ईच शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली लिख सकते हो, आसानी से हो जाता है। आप हेडिंग ज़्यादा बनाओ। आप जो बाइसेप के पेज पर जाओगे और आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन देखोगे ना, तो उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपकी 3 साइड्स तो ईजिली बन जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टॉपिक है, सही है। तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 2 लाइन में आंसर नंबर 1 ऊपर हेडिंग दूंगा, नीचे डायरेक्ट मैंने अपने हाथ को इस तरह ट्रेन किया था कि मैं डायरेक्ट उसके नीचे 2 लाइन लगा देता था, सही है। तो ये जो नीचे लाइन अंडरलाइन करते हो ना, इससे वो बहुत ज़बरदस्त लुक देता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो आंसर नंबर 1 आपने 2 लाइन में लिख दिया, फिर नीचे सेंट्रीफ्यूगेशन बड़ा बड़ा लिख दो 2 लाइन में, फिर 1 लाइन छोड़ के डेफिनेशन की हेडिंग, सही है। डेफिनेशन आपने 2 लाइन में लिख दिया, नीचे वो 2 लाइन्स आपने लगा देनी है। कॉलन आपने डेफिनेशन बीच में लिखनी है, 2 फिंगर गैप्स एक साइड से, 2 फिंगर गैप्स दूसरी साइड से, आपने सेंटर में लिख दिया ईजिली, सही। उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग देनी है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हम वो जो मेरे ख्याल से कि इसका पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो सेपरेट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और फिर उनको स्टडी करना, इस तरह एक हेडिंग आपका वो बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक होमोजेनेट मिक्सचर बनता है तो उसकी आप हेडिंग दे सकते हो। फिर उसके बाद आप ये हेडिंग्स दे सकते हो, इसको हम डिफरेंट स्पीड, अच्छा इसमें कौन सा मशीन यूज़ होता है, ये हेडिंग देख के 3 लाइन में लिख सकते हो। इसके बाद आप ये भी हेडिंग दे सकते हो कि भाई इस स्पीड पर ये सेपरेट होते हैं, तो स्लो स्पीड, फिर फास्ट और फास्ट उससे ज़रा फास्ट, ठीक है। तो ये 3 स्पीड्स की हेडिंग्स आप दे सकते हो कि इस पर ये वाले ऑर्गेनलीज सेपरेट होते हैं। फिर आखिर में आप रिजल्ट की हेडिंग दे सकते हो। तो ईजिली आपके 6 हेडिंग्स 5 हेडिंग्स बन जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका ईजिली 3 to 4 साइड्स चला जाता है। तो साइंस सब्जेक्ट्स में आपने शॉर्ट क्वेश्चन को एटलीस्ट 4 to 5 साइड्स 3 to 4 साइड्स पर लिखना है, ताकि एक अच्छा आपका इमेज है और वो मार्क्स आपको मिल जाते हैं, सही है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो। तो स्पीड के लिए मैंने क्या किया था कि मैं माज़ीगर को उर्दू में जो बोलते मुझे नहीं पता, ठीक है। माज़ीगर शाम को ना मैं बैठ जाता था और मैं तकरीबन 40 मिनट्स इंग्लिश की राइटिंग की प्रैक्टिस करता था, स्पीड की, और 20 मिनट्स उर्दू की। तो वो उससे आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर लें, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा एट दी एंड, ठीक। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश। तो उर्दू और इस्लामियात की भी प्रेजेंटेशन अगर आप वहाँ देख लें वो पेपर्स में, तो आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा। मैंने क्या किया, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में, सॉरी साइंस सब्जेक्ट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी आपके पार्ट्स में होते हैं। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट के 3-3 मार्क्स या किसी एक के 4 हो गए। तो वो भी आपने 4 साइड्स 5 साइड्स बस 3 4 5 इसमें एडजस्ट कर लेना है अपने आंसर, तो वो आपका इजीली उस तरह से हो जाता है। तो आपने अपने आंसर्स लेंथी लिखने, एक तो प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, एक आपके आंसर्स लेंथी होने चाहिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, सही है। अच्छा, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात में इस तरह है कि उर्दू और इंग्लिश में ना मैं 2 साइड्स के आंसर लिखता था शॉर्ट के लिए, 2.5, सही है। उर्दू में ऐसा था कि मुझे शेर वगैरह ये याद नहीं होते थे, तो मैं अपने आप से शेर बना लेता था। अगर शेर नहीं आता था शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बंदे का नाम लिखी कि मतलब अरस्तु ने ये कहा था और सिकंदर आज़म ने, मतलब जहाँ पर हो सकता था एडजस्ट कर सकता था मैं, वहाँ पर मैं लिख देता था मार्कर से। तो वो एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी आ जाती थी और आपका पेपर भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ टिप्स, और दो साइड के इंग्लिश और उर्दू में भी आपने 2 या इससे थोड़े से ज़्यादा, ठीक है। जितना कम लिखोगे आपके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। पेशावर बोर्ड और ये जो KPK के बोर्ड्स है ना, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच डू यू राइट, ठीक है। और आप अच्छा तभी लिख सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर होंगे, आपके पास पॉइंट्स तभी अच्छे बनते हैं आपके दिमाग में, आप खुद तभी अच्छा लिख सकते हो जब आपको उस टॉपिक की एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस टॉपिक में है क्या, तो आप अपने आप से कुछ लिख दोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप टॉपिक को अच्छी तरह समझें और फिर आप में ये एबिलिटी आएगी कि भाई मैं इस पर कितनी अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बात हो गई। और इस्लामियात के लिए तो ईजी, वो तो आपने जितना
जितनी तुम में हिम्मत है ना बस लिखते जाओ इस्लामियात में, क्योंकि इस्लामियात में वही बातें हैं जो हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो आपको बस एक हेडिंग पता चल गया, आप इजीली उसमें लिख सकते हो। तो जितना ज़्यादा लिखोगे इस्लामियात में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक, आपने एग्जामिनर को ये मौका देना नहीं है कि वो आपके मार्क्स काटें। तो HSSC में ना जो 3 चीज़ें मैं आपको समराइज़ करके बता दूँ कि भाई एक तो सबसे पहले कि आपने अपना स्टडी का जो मेथड है ना, वो आप जिस तरह से भी पढ़ते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको टॉपिक का जो एक आइडिया है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप पेपर में उस पर एक एक्सप्लेनेटरी आंसर, एक लेंथी आंसर ईजिली लिख सको। ठीक, नंबर 2 ये कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है और आपने अपनी स्पीड अच्छी रखनी है। तीसरा ये कि आपने पेपर में नर्वस और कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आपको एक आंसर आता भी नहीं है ना, तो आपको अगर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता है या उसके बारे में थोड़ा सा भी मालूम है, अपने आप से हेडिंग्स बनाते जाओ और लिखते जाओ जितना लिख सकते हो। इट विल हेल्प यू अलॉट। बट ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि लिखते जाओ और हेडिंग्स बनाते जाओ ना, ये आपके तभी अच्छे हो सकते हैं ना अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हों। और बेसिक्स के लिए ज़रूरी है कि अगर आप एक टॉपिक को स्टडी कर रहे हो तो आपको वो उसके कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक डिटेल उसमें लिखा क्या है ये आपको समझ आना चाहिए, रटना नहीं। रटा तो हर कोई मार लेगा, मैं नहीं मार सकता था, लेकिन खैर हर कोई नहीं मार सकता, लेकिन वो हो जाता है। अगर आपको एक टॉपिक याद हो गया ना, वो ज़रूरी नहीं है। आपने जो टॉपिक याद किया है उसकी आपको समझ आई है ना, वो ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख सकते बुक के, आपको अपने वर्ड्स में फिर एक्सप्रेस करना होता है। तो आपके अपने वर्ड्स तभी अच्छे होते हैं अगर आपको टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। गाइड्स वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, अपने बुक्स पर ज़्यादा फोकस रखें, अपनी स्पीड पर फोकस रखें, अपनी प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा फोकस रखें। और बाकी ये कि थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, रट्टा भी मारें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना मारें, क्योंकि कुछ लोगों का तरीका इस तरह है पढ़ने का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट्स भी अच्छी तरह पता हो। क्योंकि पेपर में आप नर्वस हो जाते हो, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप बुक के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख पाते हो। और हाँ, फाइनल टिप, इस बात से नहीं घबराना कि यार मेरा एक रूममेट है या मेरा क्लासमेट है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसने इतनी बार रिवाइज कर लिया, और ये तो ये बुक भी यूज़ करता है, ये गाइड भी यूज़ करता है, इसने ये याद कर लिया। वो इससे बिल्कुल कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता, और ना इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। आपका अपना पढ़ने का तरीका है, आपका अपना स्टाइल है, और आप उससे बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। किसी के साथ कभी अपने आप को कंपेयर मत करो, आपको नहीं पता होता कि वो असल में क्या करता है। और अगर वो रूम में तुम्हारे साथ भी है और बहुत ज़्यादा भी पढ़ता है, या कोई तुम्हारा कॉलीग है या कोई मतलब क्लासमेट है और तुम्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उसके साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। हर किसी की मेंटल एबिलिटी और अपना जो स्ट्रेंथ होती है, कोई उनकी जो इंटेलिजेंस होती है, वो हर एक बंदे की डिफरेंट होती है। हर बंदे का जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, एक जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती है ना, वो हर बंदे की डिफरेंट होती है। तो अपने आप को ज़्यादा कंपेयर ना करो। हाँ, उनको एज अ मोटिवेशन अपने लिए यूज़ करो कि यार अगर तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा तो उनके साथ अपने आप को उस वक्त कंपेयर करो कि यार ये लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि यार ये ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये चीज़ काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बस मेरे कम आएंगे और इसके ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं करना, और ना नर्वस होना है। ठीक है, ईजीली हो जाता है सब कुछ। स्पेशली जो हमारे जूनियर्स हैं अभी जो आ रहे हैं, तो आप इजीली 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक दूसरी टिप, अगर आपके 480 से कम आ रहे हैं ना KPK के बोर्ड्स में, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम ज़रूर दें। 480 एक अच्छा स्कोर होता है, बंदा खुश होता है कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आए। लेकिन आज अभी जो एग्रीगेट बन रहा है ना, तो ये 90 और 91 पर जब एग्रीगेट स्टॉप हो रहा है ना खैबर मेडिकल कॉलेज का, तो इसमें फिर आपके FSC मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए ज़रूरी है अगर आपके 480 से कम आ रहे हैं ना, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम ज़रूर दें। कम से कम आपने अभी 490 स्कोर करने हैं अगर आप खैबर मेडिकल कॉलेज आना चाहते हैं तो आपके लिए। तो बाकी गुड लक यार। वी होप कि आपके MD-CAT में भी अच्छे मार्क्स आएँ और आपके FSC में भी 1000 प्लस स्कोर आए, और इंशाल्लाह आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो MD-CAT की जो वीडियो है वो हम इसके बाद अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं उस वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।